चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स बिगिन विद दी होप के हम जो पढ़े और समझे वो ना सिर्फ हमारे अच्छे ग्रेड्स आए, बल्कि दो स्किल्स शुड आल्सो help us out with the future endeavors as well, inshallah. So, chapter 13, we call it data representation. ठीक है। चैप्टर 13 क्यों हो जाता है? क्योंकि हम A2 के अंदर पेपर 3 कर रहे हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे जो पहली चीज हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है नंबर सिस्टम्स। ओ लेवल्स के अंदर पहले जब कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल को सीखा होगा। एएस के अंदर आपने टूज कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा सीखा होगा कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी एडिशन वगैरह। ए टू के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स को, डेसिमल पोर्शन को। सबसे पहली चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो ये कि डेसिमल पोर्शन के इधर इस तरफ, अभी तक हम क्योंकि सिर्फ विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स को सॉल्व करते हुए आए थे, तो वी ऑलरेडी नो दिस कि विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट की पावर 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन। इसको आप तकरीबन लेके जाओगे, आपको 8192 तक याद होना चाहिए। 512 102 422 48 4096 8192 तकरीबन 13th बिट बनती है, 14th बिट। इस तरफ अगर हम जाएं, कहने को तो वैसे 2048 से ऊपर नहीं आना चाहिए क्योंकि 2048 पे बनती है आपकी 12 बिट्स। लेकिन 4096 में इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर 2048 तक 12 बिट्स हैं, सबको वन करोगे तो क्या बनेगा? अगली वाली बिट की पावर -1, तो 8 4096 -1 करोगे तो, इसलिए इट्स गुड कि आपको अगली पावर्स एटलीस्ट दो आगे तक याद। फ्रैक्शनल पार्ट अगर टुवर्ड्स राइट साइड पे जाएंगे तो 1/2 को हम कहते हैं 0.5, राइट साइड पे जाएंगे तो हाफ होती जाएगी वैल्यू 0.25। 0.25 के बाद क्या था? 0.125 के बाद क्या था? 0.625। उसके बाद क्या था? ये देखो, चीजें जितनी याद होगी उतना अच्छा होगा। फिंगर टिप्स 0.03125 के बाद 0.015325। अगेन हमारे सिलेबस में 5 फ्रैक्शनल पार्ट तक है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन याद है कि उसमें उसने 6th फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया हुआ था। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो कह तो देते हैं कि अप टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट तक आएगा, लेकिन किसी एक क्वेश्चन के साथ पूरे सिलेबस में होता है जिसको जानबूझ के थोड़ा सा छेड़ते हैं ताकि हमें पता चले कि किस बच्चे की डिस्टिंक्शन आने वाली है। ओके, सो हमें दोनों तरफ की वैल्यूज का पता चल गया। असल में गेम क्या होती है कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए और आपको कन्वर्ट करने का बोला जाए, इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो आपने बना लिया 14 इधर वाला पार्ट, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट के इधर वाला पार्ट 0.5 0.25 को आपने किया 1 and 1, तो ये आपका बन गया, ठीक है, 14.75। लेकिन देखो, सीन ये है कि अब अगली बात आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की। ये नॉर्मलाइज का चक्कर क्या है? भाई नॉर्मलाइज किसी को याद है कि नॉर्मलाइज हम क्यों करते थे? नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बाइनरी का नंबर लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये नॉर्मलाइज है? क्यों? और फॉर्मेट क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? यस, तो डेसिमल पोर्शन है जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमेशा वो एमएसबी के बाद होगा। तो इसका मतलब ये कि नॉर्मलाइजेशन का अगर हम जिक्र करें, नॉर्मलाइजेशन A2 की चैप्टर 13 वाली, चैप्टर 8 वाला नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का एएस का कुछ और है। अच्छा, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में आपका क्या होता है कि जो फॉर्मेट है
ठीक है, डेसिमल पोर्शन आफ्टर एमएसबी। एमएसबी का पता है ना तुम्हें? ठीक है, और एक तो ये था, दूसरा क्या था? सही, बिल्कुल। फर्स्ट टू बिट्स ऑपोजिट। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। 0.1 होना चाहिए या 1.0 होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला सीन होगा 0.0 या 1.1, तो ये नॉट नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, या फिर आपका डेसिमल पोर्शन जो है एमएसबी के बाद नहीं है तो भी नॉट। अगर हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो यहाँ पे हम एक चीज और भी सीखेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज नहीं है, इनिशियली पावर जीरो है। ये चीज आपको आती है? देखो, इसी में एग्जाम्पल ऐसे दिया करता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास डेसिमल की एक वैल्यू आपके पास रखे हुए हैं 150.75 रखे हुए हैं आपके पास। आप इस वैल्यू को, और इनिशियली अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो जीरो होगा। अगर मैं डेसिमल नंबर का जिक्र करूंगा तो 10 की बेस लिखूंगा मैं। ठीक है, so this part including the decimal portion is known as mantissa and this part is known as exponent। तो भाई ये चीज तो पता होनी चाहिए, ये वाली टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली करेक्ट। अगर आप इसको जो है, सॉरी, -2 होगा। -2 का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। सही है, और जो ऊपर वैल्यू लिखी है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको आप यूं भी लिख सकते हो। मैथमेटिकली करेक्ट। 10 की पावर 2 यानी कि 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। सो व्हेन यू मूव द पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट वी कॉल इट फ्लोटिंग पॉइंट। और दिस इज द रीजन कि जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर्स होते हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट, पॉइंट फ्लोट करता है, इधर चला गया, उधर चला, फ्लोट करा। सो अब इसको फ्लोट करवाते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए। नॉर्मलाइज करने के लिए हमें पता है कि +14 है, तो एक तो हमें इसको यहाँ लेकर आना है, और कितना लेकर आना है? यहाँ लेकर आना है। यहाँ क्यों लेकर आना है? क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे जीरो होना चाहिए। क्योंकि जितने भी नंबर्स होंगे नॉर्मलाइज भी होंगे और अकॉर्डिंग टू द टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर्स। तो एक, दो, तीन, चार चंक्स हो गए। ये कितना हो जाएगा? 0.111011 और एक्सपोनेंट 2 की पावर 4, नॉर्मलाइज हो गया। सही है, तो 14.75 को नॉर्मलाइज करके भी लिख लिया। अब इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसके हम कुछ पास पेपर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें हम चाहते हैं चैप्टर 1 के अंदर, बिल्कुल शुरू के अंदर, और सबसे पहला वाला क्वेश्चन 4.5 है। आसान है। इस जगह पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव नंबर है। वो कह रहा है इसको नॉर्मलाइज करके ले। अच्छा, ये तो मैं तुम्हें ऐसा होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, ये तो तुम लोग ठीक है कर लोगे इसको। मई जून 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 के पास में कुछ किया है तुम लोगों ने? टीटू का चैप्टर 13 का। ये टॉपिकल वाले तो तुम खुद करना, मैं काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को लेटेस्ट वाले जो पास पेपर्स है ना वहां से करवा दूँ।
आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। 3 के अंदर हम जा रहे हैं, उसका वेरिएंट 1, अक्टूबर नवंबर 2023 लेटेस्ट पास पेपर्स। और यहाँ पे जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि +65.25 को नॉर्मलाइज करके इस 12 बिट के मैंटीसा और एक्सपोनेंट में स्टोर करो। मैंटीसा और एक्सपोनेंट दोनों टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें +65.25 है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंटीसा जो है उसका जो MSB है वो प्लस साइन के लिए 0 होगा। ये तो हमें पता है टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर, टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम 65 को फाइंड आउट कर लेते हैं। डेसिमल पोर्शन 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। 65 बन गया भाई, ये तो बड़े आराम से बन गया। और 0.5, 0.25, इसके नीचे 1 आएगा, यहाँ पे 0। That's it. अच्छा, इसको दोबारा लिखते हैं 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1.01। और इनिशियली जो एक्सपोनेंट, क्योंकि हम बाइनरी के अंदर जिक्र कर रहे हैं तो इसकी बेस 2 होगी, एक्सपोनेंट 0। क्योंकि ये पॉजिटिव 65 है तो हमें MSB में 0 चाहिए, इस वजह से हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर लेकर आएंगे। मैं एक और बात कर देता हूँ, टिप बता देता हूँ। जब भी कभी नॉर्मलाइज करोगे, आप डेसिमल पोर्शन को एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही लेके जाओगे, ठीक है? क्योंकि जब भी कभी हम नॉर्मलाइज करेंगे पॉजिटिव नंबर्स को ही करेंगे। अगर नेगेटिव नंबर होगा, वन एंड टू लेके उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, फिर नॉर्मलाइज करेंगे। तो मेक इट अ रूल कि जब भी कभी तुम्हें नॉर्मलाइज करना है तो बैक डेसिमल पोर्शन यहाँ लेकर आना है तुम्हें, इस जगह। चलेगा, कितने जम्स हो गए? 7 हो गए। तो इसका मतलब आपके पास एक्सपोनेंट कितना हो गया? ठीक है, अपडेट होके 7 हो गया। एक्सपोनेंट को यहाँ पे शो करना है, 7 ऐसे बनता है, ठीक है? ये 0 हो जाएगा। इसको जब यहां से लिखना शुरू करोगे, इस तरह से लिखोगे ना इसको, ठीक है? तो यहां से लिखना शुरू करोगे 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, कितने 0 सर? 5 है ना? 1, 0, 1, और ऑफ कोर्स बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो 0 हो जाएंगे। दिस इज योर +65.25। ऑलराइट, अच्छा इसका अगला वाला पार्ट देख लेते हैं। Explain the problem that will occur in storing the normalized floating point representation of +65.20 in the system। 65 पॉइंट अगर आप 20, ये 65.25 था, इसको अगर तुम स्टोर करना चाहते हो इस साइज के मेंटिस और एक्सपोनेंट में, तो क्यों नहीं कर पाओगे? कि 0.20 का क्या चक्कर है? उसने और कुछ चेंज नहीं किया, 0.25 की जगह उसे बोल दिया कि 25 करोगे तो तुम किसी मसले में पड़ जाओगे। क्यों पड़ोगे? वो पॉइंट लेता रहेगा, क्यों? क्योंकि डेसिमल पोर्शन, जो डेसिमल नंबर्स हैं आपके डिजिटल सिस्टम, सॉरी, डिजिटल सिस्टम्स के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो टुवर्ड्स राइट हमेशा होती है हाफ। तो वो वैल्यूज जो कि हाफ वैल्यूज के इन बिटवीन आ रही होती है, वो एक्यूरेटली डिजिटल सिस्टम्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होती, या फिर आपको फ्रैक्शनल पार्ट बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि उबैद 0.5 के बाद 0.25 के बाद 0.125, इस तरह से वैल्यूज आ रही होती है ना, ठीक है? ठीक है, डेसिमल क्वेश्चन का। अब 0.75 तुम बना दोगे, 0.5 बना दोगे, 0.25 बना दोगे, इन तीनों को ऐड करके जो पॉइंट बनता होगा वो बना दोगे। 0.2 को कैसे बनाओगे? 0.2 तुम्हारा आ रहा है इसके बीच में, ये यहाँ पे करेक्ट, ठीक है? ना तो वो 0.25 है, ना ही वो 0.125 है। इसके बीच की जो लाइक समवेयर द वैल्यू जो हाफ वैल्यूज के बीच में ड्रॉप हो रही होती है इस तरह की, उसको आप एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यू आइदर हैव टू हैव अ वेरी वेरी बिग लार्ज साइज ऑफ मेंटिसा एंड मे बी एन एक्सपोनेंट एज वेल। हम्म, तो आप किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को अगर 0.2 को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट, 0.3 को नहीं कर पाओगे, 0.6 को नहीं कर पाओगे, 0.6, 0.5 और 0.25 के इन बिटवीन आना हो। ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि
इस तरह की वैल्यू को आप एक्यूरेटली डिजिटल नंबर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो गिवन साइज ऑफ आपका जो मेंटिसा एक्सपोनेंट है वो छोटा है। सही है, तो इस वजह से सही है। ओके, तो दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा गाइस, इसमें एक चीज और है। मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर गिवन है, वरना हम अपने टॉपिकल बुकलेट में से देख के कर लेते हैं। हम रेफरिंग बैक टू द टॉपिकल बुकलेट हियर। अगर आपको वैल्यू दी हुई हो नेगेटिव इस तरह से, इसको कैसे कैलकुलेट करो? सही है ना? क्योंकि ये टूस कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर्स है, तो मेंटिसा नेगेटिव मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एमएसवी वन है। तो आप पहले क्या लोगे? इस वैल्यू वैल्यू को वन से टूस लोगे, ठीक है, और फिर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करोगे। सो वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू विल गोइंग टू टेक इज फ्लिप द बिट्स। तो वंस के अंदर क्या होता है कि मेंटिसा, ठीक है, आपने फ्लिप कर दिया। टूज में क्या होता है? एलएसबी, ली सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर वन ऐड करोगे, तो इस तरह से हो जाएगा। सही है, और उसके बाद इस वैल्यू को जो आप इनिशियली, इसका एक्सपेरिमेंट क्या आ रहा है? वन टू, नहीं वो तो दिया हुआ है यार, 7। डेसिमल क्वेश्चन हमेशा कहाँ होता है? इस जगह पे, हमेशा इधर होता है। अब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 7 अप्लाई करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 0 0 1। एक्सपेरिमेंट आपने अप्लाई कर लिया। 0.5 0.25 1 2 4 8 16 32 64 कितना हो गया ये? 64 and 8 72 76 78 78.25, लेकिन लास्ट में माइनस लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि नेगेटिव मेंटिसा नेगेटिव। सही है, तो हमने ये फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर्स को तकरीबन संभाल लिया। सही है, इसमें एक दो क्वेश्चन और आते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जब पास पेपर सॉल्व करेंगे तो उसको हम देख लेंगे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, लार्जेस्ट पॉजिटिव इन द गिवन साइज ऑफ बेंटीसन एक्सपोनेंट। सही सही है, और इसी तरह से लार्जेस्ट normalized positive number that can be stored in given Bentley experiment. Smallest normalized positive number that can be stored in given Bentley experiment. इसी तरह से होगा largest negative normalized value that can be stored in given Bentley experiment. ये वाली ट्रिक है। और एक एक राउंडिंग एरर वाला जिक्र हमने कर लिया कि वो 65.20 एक्यूरेटली क्यों रिप्रेजेंट नहीं हो सकता था इन गिवन मेंटिसन एक्सपेरिमेंट? राउंडिंग एरर्स आते हैं। मतलब अगर आप 0.3 को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 0.3 जो है वो आप यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते डिजिटल सिस्टम्स के अंदर? क्योंकि 0.3 तुम्हारा कहीं बीच में आ रहा हो। सही है, तो वो राउंडिंग एरर आता है। एक्यूरेटली 0.3 को आप डिजिटल सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, फिर 0.3333 या 0.300000 बहुत सारे जीरो फिर बना रहा होगा, राउंडिंग एरर हो गया। और अगर कुछ चीज होगी तो बात पेपर्स में देख लेंगे। हम चैप्टर 13 के अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है आसान है, दैट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है ऑर्गेनाइजेशन मेथड, कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। एक आपके पास होता है सीरियल, एक होता है आपके पास सीक्वेंशियल, और एक आपके पास होता है रैंडम।
ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपके पास आ जाता है एक्सेस मैथड्स। एक्सेस के अंदर आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट, और आपके पास आ जाएगा सीक्वेंशियल। ऑर्गेनाइज का मतलब देखो, जब भी कभी हम इस टॉपिक का जिक्र करते हैं तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप कंप्यूटर हो और आपको फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है, और आपके पास मेमोरी एक बहुत ह्यूज साइज की कवर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे शेल्फ लगे हैं, और आपको मैं एकदम लाके थोड़ी थोड़ी करके ना फाइल्स देना शुरू कर, ठीक है। आप कंप्यूटर आप क्या करोगे यार, फटाफट ऑर्गेनाइज करना है, चलो मसला नहीं है। आपको मैं जैसे जैसे फाइल लाके देता रहूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो पहले आई आप उसको वैसे लाके शेल्फ पे रखना शुरू कर दोगे लाइन के साथ। तो इसको हम कहते हैं सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डेटा को या फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस में ये होगा कि मैंने एक बहुत ही बड़ा बंडल लाके तुम्हें फाइल्स का पकड़ा दिया, फाइल्स के ऊपर जो डिफरेंट नेम्स टाइटल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास टाइम है कि तुम उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हो। तो जिस फाइल का नाम ए से शुरू हो रहा है उसको तुम पहले वाले ए वाले शेल्फ में रखोगे, ठीक है। जिन जिन फाइल्स के नाम ए से शुरू हो रहा है, फिर जिन फाइल्स का नाम बी से बी वाले शेल्फ में, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी सिक्वेंशियल। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास टाइम होना जरूरी है। अब डेटा को सॉर्ट करके फाइल्स को अपनी मेमोरी में अपडेट कर रहे हो, ठीक है। ऑफ्टन कहा जाता है कि विंडोज जब इंडेक्सिंग कर रही होती है फाइल्स की तो उसके अंदर वो सॉर्टिंग भी करती है, क्योंकि अगर आपने फाइल्स को सिक्वेंशली ऑर्गेनाइज किया हुआ हो तो बाद में जब भी कभी कंप्यूटर उसको सर्च करेगा तो वो जल्दी सर्च कर लेगा। जब हम पेपर फॉर करेंगे तो देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि डेटा सॉर्ट होता है। सही है, खैर ये थोड़ा आगे निकल गए। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन रैंडम क्यों होती है, बहुत बड़ी कवर्ड है, लाखों शेल्फ बने हुए हैं उसके अंदर, आप कंप्यूटर। रैंडम का मतलब है कि कुछ डेटा यूं रखा आपने, कुछ यूं रखा, जो जो डेटा आ रहा है उसको फैला फैला के रखा बीच बीच में शेल्फ से, एक ही जगह तरतीब के साथ नहीं रखा। लेकिन उसको तुम इस तरह, अच्छा, रैंडम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो तुम उसको सिक्योर भी रखना चाहते हो कि जब मैंने एक फाइल को वहां किसी जगह पे कोने में रखा हुआ है ना, तो उसको रखने का एक तरीका, उसको बाद में निकालने का भी एक तरीका है। कोई फार्मूला लगाएंगे उसके ऊपर, कोई मसला हल करेंगे। तो उसमें होता ये है कि रैंडम ऑर्गेनाइजेशन के पास मैंने फाइल्स ला के दे दी हसान को, हसान कंप्यूटर, तो हसान पहली फाइल निकालेगा, उसके ऊपर फाइल के ऊपर कोई उसका टाइटल लिखा हुआ होगा, ठीक है, प्रोक्योर डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट फाइल नंबर 3 कुछ भी लिखा हुआ टाइटल। उस फाइल के ऊपर हसान एक एल्गोरिथम रन करेगा, उस एल्गोरिथम के रन करने की वजह से एक नंबर आएगा इसके पास। हसान ने जितने भी उसके पास मेमोरी है ना कबर्ड, उसके जितने भी शेल सबको नंबर किया हुआ है, नंबर 0 1 2 3 से लेके 5000 जितने भी। तो फार्मूला लगाने से उस फाइल के ऊपर जो नंबर निकला, आसान ने उस नंबर के ऊपर जाके उस फाइल को रख दिया उस शब्द के अंदर, ठीक है। दूसरी वाली फाइल आई, उसके टाइटल के ऊपर उसने फार्मूला लगाया, टाइटल के ऊपर फार्मूला लगने से एक और नंबर निकला, वहां जाके आसान ने उसको रख दिया। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन हुई। लेटर ऑन जब उस फाइल को सर्च करना होगा तो हसान क्या करेगा, खाली उस टाइटल टाइटल के सामने रखेगा, टाइटल के ऊपर वही फार्मूला लगाएगा, वही नंबर लिख लेगा, आसान वहां से जाके फाइल को उठा लेगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे, अ, उस पे हम क्या करेंगे, हम हैशिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे, तो रैंडम फाइल्स को ऑर्गेनाइज भी करता है और बाद में एक्सेस करने में भी मदद देता है, ठीक है। तो वी विल गोइंग टू डू दैट थिंग। अब बात ये रह जाती है कि अगर आप सीरियली ऑर्गेनाइज करते हो तो सिक्वेंशली ही सर्च कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि सीरियली बहुत सारी फाइल्स को फटाफट हसान ने ऑर्गेनाइज कर दिया था। मैंने कहा यार वो एक फाइल है जिसके अंदर जो है वो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइल है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइल नंबर 33 है। वो हसान ने कहा पता नहीं, मैंने मुझे तुमने किस टाइम दी थी, मैंने तो यही रख दी। तो शुरू से फाइलों को ढूंढना शुरू किया सीक्वेंस के। सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, सिक्वेंशियली भी कर सकते हो। बोले शुरू से ढूंढ के इसको बीच में से निकाल लो, लेकिन क्योंकि अब इसने जो है वो डेटा को सॉर्टेड वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ था सीक्वेंस के अंदर, तो मैं कहूँगा फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात 33 निकाल के दो तो सीधा एफ वाले क्वेश्चन में जाएगा।
एफ के अंदर उसको पता होगा फाइल नंबर 32 के बाद 33 आता है, तो ये 33 यू करके निकालना है। सही है। तो अगर आप डेटा सिक्वेंसली ऑर्गेनाइज करते हो तो डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, सीक्वेंस के अंदर भी। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सिर्फ डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने मेथड अप्लाई किया हुआ है कि आप रैंडमली फाइल्स को ऑर्गेनाइज करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि फार्मूला लगा के तुमने नंबर निकाल के उसको स्टोर किया होगा, तो फार्मूला लगा के नंबर निकाल के उसको निकालना पड़ेगा। सही है। क्योंकि आपने फार्मूला लगा के नंबर की अकॉर्डिंग सेट कर दी। आपने कहोगे यार फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरह फाइल ढूंढना, हो गया यार मैंने तो फाइल जो है फार्मूला लगा के नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर की हुई है, फाइनेंस को मैं कैसे हूँ, तो आगे से नंबर लिखा होगा तो निकाल के देख भी नहीं सकता, नाम पढ़ भी नहीं सकता, नंबर ही निकालना पड़ेगा, सिक्योर भी हो गया ना, टाइटल भी छुप गया। right? तो ये आपके 3 तरह के फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मेथड्स हैं। इसके भी 5 पेपर्स थॉरोली कर लेंगे। और चैप्टर 13 के अंदर एक और टॉपिक, अच्छा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो चैप्टर 13 में करने वाली चीजें हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो हमें करना है हैशिंग है, ठीक है, एल्गोरिथम, ये हमें करना है। हमें एक क्लास का सिर्फ इंट्रो लेना है, थोड़ा सा वो 5 पेपर से दिखाना है, करना है पॉइंटर्स का थोड़ा सा इंट्रो लेना है। इसका मतलब ये कि अगली क्लास के अंदर फिर हम चैप्टर 13 को रैप अप करेंगे। चलिए जी, मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ। ओके, बाय।